एडवांस अकाउंट वॉल्यूम 1। आइए बच्चों, नमस्कार। शुरू करना है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आप अभी देख रहे हैं टॉपर क्लासेस चैनल। चल रहा है काम रीस्टार्ट बैच, जनवरी के लिए नए सिरे से शुरुआत, जिसमें डेली बस पानी ठीक है कर दो, फेंक के दे दो। डेली 3 से 4 बजे हम आते हैं और आपको एडवांस अकाउंट के कॉन्सेप्ट की क्लास कराते हैं। अब तक इसमें जो हो रखा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एस, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एस की एप्लीकेबिलिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बातें हो चुकी हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने करने जा रहा हूं बात, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की पढ़ाई। देखिए बेटा, नाम है AS2, नंबर है AS2 और नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहली बात कि इस बात के लिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है, तभी हम बात करेंगे उसके वैल्यूएशन की। क्योंकि जब भी कोई एस होता है तो उसमें कई बार वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो आइए बात करते हैं इन्वेंट्री। बोला गया इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद रखिएगा, ये नहीं कि मतलब हमने कार बेचने के लिए रखी है। भाई मैं कोचिंग क्लास है जो किताब बेचने के लिए रखी है, कार का डीलर कार बेचने के लिए रखा है, तो सिर्फ हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या अगर वैसा ना हो तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम कई बार बोलते हैं WIP, और इसको बोलते हैं फिनिश स्टॉक भी बोल सकते हैं या स्टॉक इन ट्रेड भी बोल सकते हैं, कि नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, या इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमेबल रॉ या सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। तो इन्वेंट्री के अंदर 3 चीजें शामिल है। वो फिनिश स्टॉक जो आपने सेल करना ऑर्डिनरी कोर्स में, वो WIP जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, और वो रॉ मटेरियल जिसे आपने कंज्यूम करना है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा मशीन का वो स्पेयर पार्ट्स विच कैन बी यूज्ड ओनली विद एन आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो किसी खास फिक्स्ड एसेट में इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे कोई लीवर है, कोई लाइट है, कोई बेल्ट है, जो किसी खास मशीन में इस्तेमाल होगा तो उसे फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। प्यारे बच्चों, उसे इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। उस पे S2 नहीं लगेगा, उस पे S10 लगेगा। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2, स्कोप। applies on inventories other than WIP under construction contract। मतलब ये लागू होता है किस पे? सभी इन्वेंट्री पे। लेकिन अगर कोई WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है तो लागू नहीं होता, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का S7 लागू होगा। WIP ऑफ सर्विसेज पे लागू नहीं होता। शेयर, डिवेंचर या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भले स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा हो, उसके ऊपर भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया है उसके पास ऐसी इन्वेंट्री हो लाइव स्टॉक का, जैसे चूजे, अंडे, गाय भैंस, या एग्रीकल्चर, आलू, गोभी, चना, मटर, धान, गेहूं,
या फॉरेस्ट प्रोडक्ट तेंदुआ का पत्ता, लाह, ऐसी कोई चीज, या मिनरल ऑयल, ओर, आयरन ओर, कॉटन ओर, क्या बोलते हैं, सल्फर ओर, ऐसी कोई चीजें, टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट एनआरवी, अगर उनको एनआरवी पे मेजर कर रहे हैं एज पर द वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स, तो फिर प्रोड्यूसर पे एस2 लगाने की जरूरत नहीं है। आप एनआरवी पे कर रहे हो ना तो कर लो। देखो अब इसको याद नहीं करना है क्योंकि 5 एग्जाम हो चुका है। 5 एग्जाम में एक भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि बताए कि स्कोप लो, बल्कि इसकी बजाय वैल्यूएशन पे फोकस ज्यादा है। तो समझने पे फोकस ज्यादा रखना है बेटा, बहुत याद नहीं करना। बट फिर भी WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस प्रोवाइडर, शेयर डिवेंचर स्टॉक या प्रोड्यूसर इन्वेंट्री जहां एनआरवी हो रहा हो वहां करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से असली खेला शुरू होता है मेजरमेंट। ये एस है ही मेजरमेंट का, इस एस के अंदर अकाउंटिंग नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, मेजरमेंट है और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों, तो मेजरमेंट वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सुना आपने, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर हमें वैल्यूएशन करनी है। मान लीजिए ये है 5000 और ये है 8000, बिकने की उम्मीद। क्या होता है एनआरवी बात करेंगे, क्या होता है कॉस्ट बात करेंगे, वैसे आप समझते हैं। तो इन दोनों में जो ज्यादा हो वो नहीं लेना है, जो कम हो वो लेना है। जैसे ये 5 है लेकिन किसी कारण से टूट फूट गया, 4 में बिकेगा, तो 4 में वैल्यूएशन होगा लोअर। जो इन दोनों में कम हो हमें उसकी बात करनी है। याद रहेगा बच्चों। अब सवाल उठता है लोअर ही क्यों है भाई, हायर क्यों नहीं, इक्वल क्यों नहीं? तो इसके पीछे कारण है प्रूडेंस, कि देखो हमें यहां पे गेन होने की उम्मीद है, गेन को ध्यान नहीं देना। कल AS1 में पढ़ा था ना, जिनका भी छूट गया हो AS1 जाके पढ़ लेंगे। और यहां लॉस होने की उम्मीद है तो हम लॉस मानेंगे, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को मानना है। लेकिन प्यारे बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को नहीं मानना, ये इसकी बड़ी खूबी है। याद रहेगा बच्चों को, ये इसकी बड़ी खूबी है। आगे चलें, चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए ध्यान दीजिए, देखिएगा जरा दूसरी बात। अब यहां कॉस्ट का मतलब क्या है और एनआरवी का मतलब क्या, अगर ये दो चीजें निकल जाएं तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई नहीं रोक सकता आपको। कॉस्ट का मतलब कहा गया कि 3 चीजें हैं, क्या क्या, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है, परचेज कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्स। रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्स नहीं होता, ध्यान से पड़ेगा, कॉस्टिंग में भी काम आता है। फ्रेट इनवार्ड, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर दीजिए, कैश डिस्काउंट लेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपकी परचेज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल ना है, WIP या फिनिश गुड्स है, तो WIP फिनिश गुड्स में डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड जो लगा है, प्रोडक्शन ओवरहेड, और अगर कोई फिक्स्ड ओवरहेड है तो उसका एक सिस्टमेटिक एलोकेशन आपको लेना है बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन आप एक्चुअल कैपेसिटी भी यूज कर सकते हैं। मतलब बेस तो मेन तो ये है, ये स्पेशल केस में ये लेना है। मतलब लेबर अगर 20 रुपए लगा है वो लीजिए, वेरिएबल ओवरहेड 10 है ये लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड तो बेटा ऐसा होगा ना पूरे महीने का या पूरे साल का 1 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी बनाने की 10,000 है, इसका मतलब 10 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे, भले एक्चुअल प्रोडक्शन 8 हो या एक्चुअल प्रोडक्शन 12 हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपने कॉस्टिंग पढ़ा है, अंडर या ओवर रिकवरी बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर किसी कारण से, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर किसी कारण से, खूब बढ़िया से देखना, 10 की बजाय प्रोडक्शन हमें बड़ा ऑर्डर मिल गया 20 का हो गया, और अब भी अगर हम 10 दिखाएंगे तो रियल कॉस्ट तो 5 है, तो ये वाला प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। वैल्यूएशन तो कॉस्ट से भी ऊपर हो जाएगी, जबकि हमें वैल्यूएशन कॉस्ट से ऊपर नहीं करना।
हेलो प्रियंका बेटा, करियर रिवीजन जरा जम के मेरे साथ एज 2 की। ठीक है, इसीलिए अगर अब नॉर्मली हाई हो तब तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करना है, अदरवाइज हमें नॉर्मल कैपेसिटी लेना है एक्चुअली, चाहे प्रोडक्शन हमने कम किया हो या एक्चुअली हमने ज्यादा किया हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई ज्वाइंट कॉस्ट है तो उसका भी एलोकेशन लेना। आजकल हम यही तो पढ़ रहे थे कॉस्टिंग में कि ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब होता है कि कुछ खर्चे कॉमन होते हैं और प्रोडक्ट निकल रहा होता है 3 या 4, तो फिजिकल यूनिट बेसिस पे या सेल्स प्राइस के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे हम इसका एलोकेशन करते हैं, और ज्वाइंट कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट होता है। मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जितने भी खर्चे हों, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो ज्वाइंट हो, ये सारी चीजें हम यहाँ शामिल करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, याद रहेगा। और लास्ट, कोई भी ऐसा कॉस्ट जो इनकर्ड होता है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ध्यान से पढ़िएगा, A10 में भी ये चीजें काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कई बार इंटरेस्ट कॉस्ट भी हम शामिल करते हैं, लेकिन बड़ी खास केस में। और इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सा, A16 है, A2 में नहीं है। कि अगर कोई स्टॉक है जो बहुत लंबे समय में बनता है और उसके लिए हमने लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे तो नहीं है, लेकिन लोन ले रखा है तो हम शामिल कर सकते हैं अगर उसका कुछ नेचर ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक चले। या और भी कुछ कॉस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। जरूरी है कि करंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में वो जरूरी हो। स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकता है, जैसे आलू। अब सितंबर के महीने में नेचुरली आलू नहीं मिल सकता, आलू तो जनवरी फरवरी में ही खुदा था, अभी तो सितंबर में होगा नहीं। तो अगर आपने सितंबर की बात करनी है तो इसे कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा और कोल्ड स्टोर में पैसा लगेगा। तो उस तरह की चीजों को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों याद कर लो, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर एक्सपेंसेस, 3 चीजें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल करनी है। लेकिन क्या नहीं शामिल करना है? एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट शामिल नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में भी ये बात होती है, ये शामिल नहीं करना। स्टोरेज कॉस्ट जब तक ये जरूरी ना हो, जैसे ही बताया ना, फ्रोजन मटर, उसे जरूरी है करना क्योंकि अभी मटर नहीं मिलता नेचुरली। तो फ्रोजन मटर अगर आपने स्टोर किया हुआ है तो स्टोरेज को शामिल कर सकते हैं। लेकिन वैसे आपने टायर बना के रखा है, कपड़ा बना के रखा है, तो वो सब चीजें यहाँ शामिल नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, वो शामिल नहीं होगा। कॉस्ट शीट में हम लोग पढ़ते हैं शाम को, मैं बच्चों को बता दूं, 4 से 5:30, सॉरी 4:30 से 5:30 कॉस्ट 6 बजे तक कॉस्टिंग की क्लास होती है, जिसके अंदर हम लोग कल ही पढ़ रहे थे कॉस्ट शीट, और हमने वहां पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोडक्शन से संबंधित हो वो तो शामिल होगा, लेकिन बाकी शामिल नहीं होगा। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल नहीं हो, याद नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग में रखो कि अब नॉर्मल वेस्टेज नहीं लेना है, स्टोरेज को जब तक जरूरी हो तब तक नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन से संबंधित नहीं हो तो नहीं लेना, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, क्योंकि ये बनाने के थोड़े ना है। अब सवाल उठता है कॉस्ट निकालें कैसे? तो कॉस्ट निकालने का 2 तरीका होता है, या तो हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में बेटा 2 होता है, या तो नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स हो तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और अगर इंटरचेंजेबल गुड्स हो तो फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट। देखो, इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि राइस मिल है, धान आया, वही धान बार बार आ रहा है और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पता हो, धान भी अलग होता है, सोना मंसूरी अलग होता है, परमल अलग होता है, बासमती अलग होता है, बासमती कई तरह का होता है, ठीक बात है कि नहीं? तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई अगर एक ही तरह का बासमती बार बार आ रहा है तो इंटरचेंजेबल है, लेकिन कोई लॉन्ग ग्रेन है, कोई शॉर्ट ग्रेन है, तो फिर ये इंटरचेंजेबल नहीं है। एक ही तरह का कपड़ा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी में फर्क है तो फिर बात अलग अलग है, याद रहेगा। तो देख लीजिए, अगर नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स है तब तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इस्तेमाल कीजिए, और अगर इंटरचेंजेबल गुड्स है तो फिर स्पेसिफिक नहीं, आपको फीफो या वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत है। लीफो बेटा अब अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। और नॉन हिस्टोरिकल, इसके अंदर भी 2 मेथड चलता है बेटा जी, एक स्टैंडर्ड और एक रिटेल। कई बार कॉस्ट का पता लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर ऐसे सिचुएशन में पास्ट ईयर में जैसा भी कॉस्ट रहा है उसी हिसाब से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर देते हैं, मानते हुए कि उसी के आसपास तो होगा। या एक रिटेल मेथड भी होता है,
कि जहां 1000 तरह की चीजें हैं वहां कैसे करें, तो उसमें क्या करते हैं हम सेल प्राइस बेटा ले लेते हैं, और सेल प्राइस में जो रिटेल मार्जिन होता है ना 10-20-25% हमें पता होता है, वो हम लेस कर देते हैं और बता देते हैं कि कॉस्ट है। तो जरा इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि ये काम आने वाला है, ये काम आने वाला है। ठीक है दोस्त। अब आइए एनआरबी खत्म है, और कुछ थोड़े ना है, इसीलिए मैंने इतना संक्षेप में 4-5 पन्ने का 3 पन्ने का हर एस बनाया है कि हमारे बच्चों को पिक्चोरियल मेमोरी रहे, हमारे बच्चे याद न करें बल्कि सीधा पूरा का पूरा पेज सामने ला दें। पढ़िए नेट रिलाइजेबल वैल्यू। देखो भाई ये क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ले लीजिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ले लीजिए और उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आप लेस कर दीजिए। मतलब अगर माल अधूरा है तो उसको बनाने में क्या पैसा लगेगा वो लेस कर दीजिए, और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल उसे भी लेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका काम है घर बना के बेचना, ठीक है, और आपने घर बिल्कुल बना दिया हुआ है, बस उसे बेचना है 80 लाख में, और उसमें हमें सिर्फ कमीशन लगेगा 3 लाख, तो बेटा आपका एनआरबी है 77। लेकिन अभी वो घर आधा अधूरा बना है, अभी घर को बनाने में 20 लाख रुपए लगेगा और 3 लाख ब्रोकरेज तो लगेगा ही, तो बेटा इसकी कॉस्ट एनआरबी कितनी होगी 57। इसका मतलब एनआरबी के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सेल इन ऑर्डिनरी कॉस्ट, डिस्ट्रेस नहीं, जबरदस्ती नहीं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेना है वो लेना है, और कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल वो भी लेना है। कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल उसकी बात भी हमें करनी है। याद रहेगा बच्चों को। ठीक है बेटा, चलिए चलें। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, याद रहेगा बच्चों को। आगे आओ, अब बात करते हैं कंपैरिजन। इस पे कई क्वेश्चन अभी कराऊंगा। कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन हमें करना है तो कैसे करना, आइटम बाय आइटम करना है या टोटल बेसिस पे। तो देखिए रूल है, अगर डिसिमिलर आइटम है, अलग अलग आइटम है, डिसिमिलर आइटम, तो आपको आइटम वाइज करना पड़ेगा, अलग अलग मतलब इकट्ठा करके नहीं कर सकते। लेकिन एक ही ग्रुप है, एक ही तरह का आइटम है, तो टोटल बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। 9 नंबर मैं थोड़ी देर बेटा बाद पढ़ाऊंगा। आइए मैं चला आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तब 9 नंबर पे आऊंगा। हो गया, टोटल 8 कॉन्सेप्ट तो है ही बेटा। शुरू से बता दूं, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री क्या नहीं है, कॉस्ट कैसे वैल्यू करनी है, कॉस्ट का मतलब क्या है, क्या नहीं शामिल होगा कॉस्ट में, कॉस्ट के मेथड कौन कौन से हैं, एनआरवी क्या है, और कंपैरिजन कैसे करना है। एक लास्ट पॉइंट है जो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए बच्चों, अब हम आपको इसकी कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, बाकी तो रेगुलर बैच में होता है, यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा, ये नोट्स किसी को चाहिए तो टेलीग्राम का है बेटा, कोई भी जाके डाउनलोड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई मनाही नहीं है, पढ़िए और आगे बढ़िए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, बैच रुकेगा नहीं, बैच धड़ाधड़ बेटा रिवीजन होता जाएगा। गारंटी देते हैं कि पूरे 100% कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। आप देख ही रहे हैं पिछले 3 दिनों में 4 चैप्टर फिनिश हो गया और आज 5वां। कल हम लोग पढ़ेंगे एस, एस 10 क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसी से संबंधित है, वो भी एसेट से संबंधित है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एस 10, और आपको पता है जस्ट उसके बाद हम लोग एस 26 पढ़ेंगे, फिर एस 16 पढ़ेंगे और एस 28 पढ़ेंगे, और इस तरीके से मेन एस बेस सारे एस हो जाएंगे।
तब हम लोग फिर शुरू से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देख रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी। मटेरियल कॉस्ट यस सर होगा, कॉन्सेप्ट की कॉपी चाहे तो निकाल लें। लेबर बिल्कुल होगा। डायरेक्ट ओवरहेड, वैसे डायरेक्ट ओवरहेड नाम में कोई चीज होती नहीं है, तो डायरेक्ट होगा या वेरिएबल ओवरहेड होगा। चलिए कोई बात नहीं। प्रोडक्शन चार्ज 2 लाख है, 20,000 बैग, नहीं 2 लाख बैग है 20,000 रुपए में, तो 20 लाख रुपए में अगर 2 लाख बैग है तो प्यारे बच्चों ये 10 रुपए हुआ। यस और नो? अगर ये 10 रुपए हुआ तो आपको इसे भी शामिल करना है और बस 4,000 में गुना कर दीजिए। तो 4,000 गुने 270 कितनी वैल्यू आ रही है? 4,000 गुने 270 10,80,000। हम क्या करेंगे? पहले अपना कॉन्सेप्ट लिख लेंगे कि भाई कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। ठीक बात है कि नहीं? फिर मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, वेरिएबल ले लिया, फिक्स्ड ले लिया, 270 में यूनिट से गुना कर दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज आएगा, मतलब नहीं है कि नहीं आए। चेक करो, जल्दी तो नहीं हो गया बेटा? और कराएंगे, और बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं और करा देंगे। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए बेटा। देखिए, नॉर्मल वेस्टेज है 5%, 5,000 मैट्रिक टन हमने इनपुट किया, वेस्टेज 300 हुआ, तो होना तो चाहिए 250, हुआ 300। इसका मतलब 250 नॉर्मल है और 50 क्या है? नॉर्मल है। कॉस्ट है 1,000 रुपए इनपुट का। इंटायर क्वांटिटी अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। आपको बताना है वैल्यूएशन कैसे होगी। तो देखो सिंपल है, 5,000 गुने 1,000 हमारी कॉस्ट है। नॉर्मल लॉस घटाना है क्योंकि हमने पढ़ा है अब नॉर्मल लॉस नहीं घटता। क्या नहीं घटता? हमने पढ़ा था। तो अब नॉर्मल लॉस हम छोड़ देंगे, ये बात हम लिख देंगे। और ये रहा, अब इसके बेसिस पे हम पर यूनिट की वैल्यूएशन कर लेंगे और एबनॉर्मल लॉस को हम हटा देंगे। और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन एक अच्छे यूनिट की तरह होती है। हो गया ना क्लोजिंग स्टॉक? यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है ना? इसी तरह के 2 क्वेश्चन और है बेटा जी, आप उनको देख लीजिएगा। चलें आगे। अब एक आइए, एक आपको बढ़िया पढ़ाते हैं, रिटेल मार्जिन वाला। देखिए, अगर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो रेगुलर बैच है टॉपर्स का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो सारा रखा हुआ है। इसी पे हम हर कॉन्सेप्ट का करा देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके बेसिस पे बाकी सवाल आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है ना? थोड़ी भी बेटा कमी महसूस हो तो सिर्फ उसका प्राइस 1100 रुपए, उसमें परेशान नहीं होना है। सब्सक्राइब करके अपनी क्लासेज एकदम बढ़िया से कंप्लीट करना है और जनवरी में उस पार, और हम आपके साथ बिल्कुल एग्जाम डेट तक लगे रहेंगे, ये प्रॉमिस है। एक घंटा एडवांस अकाउंट के और 1.5 घंटा कॉस्टिंग एफएम के। पढ़िए, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इतना है परचेज, ये है सेल, एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी इतना है, ओपनिंग स्टॉक ये है, तो रिटेल मार्जिन लगा दिया जाए। पूछिए कैसे? ओपनिंग ले लीजिए, परचेज ले लीजिए, और जो सेल है इसमें से मार्जिन घटा दीजिए। 10% कॉस्ट है तो सेल्स का 10/110 होगा। घटाने के बाद कितना आता है सीओजीएस? 154 करिए तो 10/110 घटा देंगे तो मेरे ख्याल से 140 आएगा। 140 बेटा लेस कर दीजिए, और प्यारे राज दुलारे बच्चों मुझे बता दो 147 माइनस 140, और ये रहा 27,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक।
तो इसको बोलते हैं रिटेल मार्जिन मेथड। हमें नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लेकिन हम पता है 154 बेचा है और 14,000 का प्रॉफिट है, तो 140 का माल तो चला ही गया। अब 20,000 था, 147 आया, 140 चला गया, तो क्लोजिंग स्टॉक तो 27,000 ही होगा एज पर रिटेल मार्जिन मेथड। यस और नो? यस ना? जल्दी तो नहीं हो रहा बच्चों? चलिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर एक बार थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है तो इस क्लास का बड़ा मजा मिलेगा आपको, और थोड़ी भी कमी है तो रेगुलर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इधर आइए, बाकी यहां तो पढ़ते रहिए। मोहन परचेज 250 चेयर 300 ईच, सेलिंग प्राइस 400 है, लेकिन एनआरवी को थोड़ा डिफेक्ट निकल गया, सिर्फ 70% है। 400 का 70% कितना होता है बेटा? 280। अब क्लोजिंग स्टॉक अभी तक कोई बिका नहीं है, कोई भी चेयर वैल्यू करो तो देखो वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच बाई लोअर, सेल प्राइस है तो मतलब है नहीं, तो विच बाई लोअर कितना है बेटा? 280। और चेयर कितना है? 250। तो 250 गुने 280, माय डियर फ्रेंड्स 70,000 आपका आंसर है। तो उम्मीद है एनआरवी निकालना भी सीख गए और जीपी रेशियो निकालना भी आप प्यारे बच्चे सीख गए। अब आइए एक और देखिए, कंपैरिजन वाला। हमने पढ़ा था एनआरवी का कंपैरिजन जो करना है, अगर डिसिमिलर आइटम हो तो इंडिविजुअल करना है, टोटल में नहीं करना। एबीसी नाइदर सिमिलर नाइदर इंटरचेंजेबल। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके सामने है, 40 28 32 32 16 16, जोड़ के करेंगे कुछ और आएगा, इंडिविजुअल कुछ और, जोड़ के नहीं करना है। हमें इंडिविजुअल करना है 28, हमें इंडिविजुअल करना है 32, हमें इंडिविजुअल करना है 16। याद रहेगा प्यारे बच्चों? पॉसिबल है? तो ये बात हमें यहां पे ध्यान देनी है। ओके बेटा, अब आइए पढ़ते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। पहले आखिरी कॉन्सेप्ट तो हो जाए बेटा। चलिए आखिरी कॉन्सेप्ट कि जब रॉ मटेरियल प्राइसेज बेटा डिक्लाइन हो रहा हो ऐसे, तो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी बेटा कम होने की उम्मीद होती है। अगर वो किसी कारण से cost is expected to be less than NRV of finished stock, गलत हो गया है। NRV of finished stock is expected to be less than cost, तो जाहिर है रॉ मटेरियल का दाम गिरेगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी कई बार बहुत तेजी से गिरता है, और हमें लगता है जितने में हम बना रहे हैं उतना नहीं मिल पाएगा। तो बोला गया कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बेटर अवेलेबल मेजर ऑफ एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल, कि अगर एनआरवी कम हो जाए, या चेंज कर लेना नोट्स में, एनआरवी कम हो जाए कॉस्ट से, तो ऐसी सिचुएशन में आप एनआरवी पे ना करके, मतलब एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल ना लेके, आप उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूं तो मुझे कितने में मिलेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान देनी है। याद रहेगा बेटा? अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर से पढ़ लो। रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन हो रहा हो, एनआरवी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट से कम होने की उम्मीद हो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एनआर ऑफ रॉ मटेरियल ले लेना, आपको ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो इस पे बहुत हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बेटा जी देख लीजिए, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, चैप्टर बढ़िया से हो गया खत्म। कॉन्सेप्ट सिर्फ 9 है, अगर आप ठीक से बैठें
ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद कितना टाइम लेगा AS1 AS2? मैं कहता हूं AS3 AS4 भी कराऊंगा अभी तुरंत। तो AS1 AS2 AS10 AS26 ये 4-5 AS ना बेटा मुश्किल से 3 घंटा टाइम लेगा और A to Z कवर्ड होगा। कुछ भी एग्जाम में आए तो आप करके आएंगे। इसी तरह से 5-5 AS का स्लॉट, 4-4 AS का स्लॉट अगर हम बना लें तो कितने 6 या 7 स्लॉट बनेंगे। 6 स्लॉट में खत्म। और एक दिन में अगर 4 स्लॉट निकालते हैं तो 1.5 दिन में AS बिल्कुल पॉकेट में, 1.5 दिन में बेटा। कॉन्सेप्ट की कॉपी को बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। चलिए आइए। मिस्टर मेहुल गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to item forming part of inventory. He produced product X using raw material A. याद रखिए रॉ मटेरियल A है, फिनिश प्रोडक्ट X है। 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 120, लेकिन रिप्लेसमेंट 90 है। तो बोले किस पे वैल्यू करेंगे? 90 पे करेंगे क्योंकि वो कम है। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर लोअर। 500 पार्टली WIP गुड्स है, कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 260 और अभी इस पे 60 रुपए और लगेगा। ठीक बात है। और सेलिंग प्राइस 300 है। प्यारे बच्चों बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 300 है और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अभी भी 60 रुपए है तो इसका NR भी कितना हुआ? 240। अब 240 और 260 में कम कौन है? कौन है कम? 240। तो हम इसकी वैल्यूएशन कितने पे करेंगे? 500 गुने 240 जो भी वैल्यू है। और फिनिश स्टॉक है 320, सेल प्राइस है 300, तो 300 पे करेंगे या 320 पे करेंगे? 300 पे करेंगे। 1500 गुने 300, तीनों जोड़ दीजिए और ये रहा आपकी वैल्यूएशन। काम खत्म। और कुछ थोड़े ना है इसके अंदर, हो गया है चैप्टर खत्म। अब इसी के 2-4 सवाल आप बढ़िया से कर लीजिएगा, एग्जाम में लहराते हुए बेटा बैठिएगा। मतलब नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। मैं देख रहा हूं एकदम लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो कितना टाइम लगा बेटा? 40 मिनट से भी कम, 35 मिनट लगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने में तो अगर आप 2 से 3 बार जब पढ़ लेंगे ना तो 10 मिनट लगेगा और सब कुछ याद हो जाएगा। बाद में तो 5 मिनट। हाँ, बार बार पढ़ना है और फोकस बना के रखना है। दिमाग में और कोई बात आएगी तब तो भैया दिक्कत हो जाएगा। यहीं पे रहेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोड़ने से क्या फायदा। वैसे सब क्वेश्चन अब ऐसे ही होंगे। ये तो देख लिया ना आपने, यही होगा। एक और देख लो बेटा। सारे एग्जाम क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, खूब बढ़िया से उसका सॉल्यूशन दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। कौन सा करना है देख लो बुक में। हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट आउट करके कर सकते हैं, टॉपर से भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 13.7 कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए रॉ मटेरियल का बैलेंस है, परचेज प्राइस है, फ्रेट है, ऐड होगा तो ये 160 हो गया। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है? 150। तो विच भाई लोअर, कौन है भाई लोअर इसमें? 150 है, रख लो। कोई दिक्कत इसमें बेटा? डन है। अब रही बात फिनिश स्टॉक की, 1600 है। तो देखो मटेरियल इतना कंज्यूम किया, लेबर ये है, ओवरहेड ये है,
और फिक्स्ड ओवरहेड ये कैपेसिटी है 5 रुपए, 5 रुपए और जोड़ लो, जोड़ो 225 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 5, 225 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 5, 365 और सेल प्राइस है 360। तो 360 और 365 में कम कौन है? कौन है भाई कम? तो कम हमारा ये है, तो हम 360 ले लेंगे इंटू 1600 और ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक बात है कि नहीं? दिस इज योर आंसर। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, और प्रैक्टिस में थोड़ी भी दिक्कत हो तो रेगुलर बैच को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें सब कुछ होगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने कोई नहीं छोड़ा बेटा, 100% कॉन्सेप्ट, और सभी कॉन्सेप्ट पे कम से कम एक एक दो दो सवाल मैंने कराए। मिलते हैं फिर कल। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल हम लोग पढ़ेंगे AS10, एक बहुत बड़ा AS है, पूरा 1 घंटा इसमें लगेगा ध्यान से। और AS10 पढ़ेंगे बेटा, एक AS बिल्कुल मुफ्त फ्री 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 मिलेगा, और वो कौन सा होगा? 26, जो हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, ये पढ़ेंगे सैटरडे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग AS16, ये सब एसेट से संबंधित है। और एक बहुत ही अच्छा है जिस पे आपकी बार क्वेश्चन भी आया था, AS28, ये ट्यूसडे, ये थर्सडे। और फिर हम लोग बेटा पढ़ेंगे AS4, AS5 वेडनेसडे, AS9 थर्सडे, AS7 फ्राइडे और AS12 ऑन सैटरडे। तो सैटरडे तक हमें अंदाज है कि हम लोग काफ़ी हद तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तकरीबन आधा तो ख़त्म कर ही लेंगे। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27 टोटल है। अगले हफ्ते तक 11 AS हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ और AS पढ़ेंगे, और फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, ब्रांच, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन और बाकी चीज़ें। मिलते हैं फिर कल। आपने प्रैक्टिस करनी है, और कल क्यों, अभी 4, साढ़े 4 बजे मिलते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉस्ट। आज पढ़ेंगे हम लोग जॉब कॉस्टिंग। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।